हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। हमारा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत और साहित्य। आइए देखते हैं कौन किसकी रचना करता है। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। इसका फुल नाम क्या है अमीर खुसरो का? अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ भी सकता है। का जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज या काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो ये यूपी से संबंधित है। पटियाली गांव में हुआ है इनका जन्म, वर्तमान कासगंज में। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। तूतीय हिंद या तूतीय हिंद कहा है। तो किसे तूतीय हिंद कहा जाता है? तो खुसरो को कहा जाता है। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगे थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1253 में हुआ था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादिन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख दिल्ली, खजाइन उल फुतूह जो बहुत इंपॉर्टेंट, खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई, आशिका, नूर सिपीहर, तुगलकनामा प्रमुख हैं। तो आप 3-4 याद कर लीजिए। 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी। एक तो है आपका खजाइन उल फुतूह, नूर सिपीहर, तुगलकनामा, आशिका, तारीख दिल्ली। ये तीनों चारों आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खजाइन उल फुतूह को तारीख अलाई भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जिससे आपके क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। खुसरो जो था पहला मुसलमान था जिसने क्या होने का दावा किया? भारतीय है वो। अमीर खुसरो स्वयं कहता है कि मैं तुर्की हूँ, मैं तुर्की, भारतीय, हिंदी बोलता हूँ। तो खुसरो कितनी भाषा के जानकार थे? देखा जाए तो तुर्की भाषा, भारतीय और हिंदी। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। तो कव्वाली किसने आरंभ की थी? अमीर खुसरो ने आरंभ की थी। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। खड़ी हिंदी के जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, याद रखिएगा। उसका कहना था, न लफ्जे हिंद वस्त अज फारसी कम, अतः अगर हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों में तबला सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तो इसका मतलब है आपका तबला और सितार का प्रचलन किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। संगीत वादक हैं ये दोनों, आपके संगीत यंत्र हैं जैसे तबला और सितार। और आपका कव्वाली, ये याद रखिएगा कि ये तीनों चारों जो है अमीर खुसरो की देन है। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ है। यहाँ इसे एक नवीन रूप में प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। फारसी को क्या कहने लगे? अब राजभाषा के रूप में प्रयोग करने लगे। तबकात-ए-नासरी ये पुस्तक है। तबकात-ए-नासरी किसकी है? तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। तो तबकात-ए-नासरी जो है मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो ये नासिरुद्दीन को समर्पित है जो गुलाम वंश के थे। शम्स सिराज अफीक तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। तो अफीक ने भी, शम्स सिराज अफीक और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ही जो है तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा है। तो ताजुल मासिर को किसने लिखा है? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा है। ये 2-3 पुस्तक हैं, याद रखिएगा। एक तो तबकात-ए-नासरी और बरनी और अफीक की आपकी तारीख फिरोज शाही। ताजुल मासिर जो है सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी द्वारा ताजुल मासिर लिखी गई है।
याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी है। तो याहिया बिन अहमद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो तारीख मुबारक शाही लिखी है, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स सिराज अफीक जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख फिरोज शाही की रचना की है तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतूह उल सलातीन, तो फुतूह उल सलातीन की रचना किसने की है? इसामी ने की है। ये इम्पॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का रचना की है। तुगलक वंशीय शासक जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतूहात फिरोज शाही नाम से लिखा है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा क्या लिखी है? फुतूहात फिरोज शाही। आत्मकथा जो है खुद लिखी जाती है, और जो ग्रंथ होते हैं वो दरबारी कवि या और भी लोग लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो आपके अलवर्णी है। अलवर्णी ने किताबुल हिंद की रचना की है। किताबुल हिंद की रचना अलवर्णी ने की है। अरब से आने वाले यात्रियों में अलवर्णी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। इसकी कृति जो है तहकीक हिंद अर्थात किताबुल हिंद, दोनों भी इसे हम कहते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका एटा में हुआ था, यूपी के एटा में हुआ था, याद रखिएगा। अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, 1253 में इनका जन्म हुआ। इन्हें तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था, याद रखिएगा। तूतिए हिंद किसे कहा जाता? तो अमीर खुसरो हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली के एटा में हुआ था। कासगंज वर्तमान। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो अमीर खुसरो ने। तूतिए हिंद या तो हिंदुस्तान का तोता, वही बात होती है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो ये खड़ी बोली है। खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो ये आपके अमीर खुसरो हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। वह स्वयं कहता है, मैं तुर्की भारतीय हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो ये आपका अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या उससे अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा। ये संत हैं आपके, तो ये संत शेख के नाम से भी पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो तो हैं, ये दोनों लोगों ने 7 सुल्तानों का काल देखा है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध है? तो ये हैं गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा। बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गया। अमीर खुसरो जो है बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये हैं आपके 8 सुल्तान, याद कर लीजिएगा कि बलबन से शुरू होता है अमीर खुसरो का काल, और कब तक रहता है? तो एमबीटी तक रहता है। 1325 ईस्वी में एमबीटी के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? तो अमीर खुसरो था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं। किसके दरबार में रहे हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह। तो यह है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो थे क्या थे? तो ये
कवि भी थे, संगीतक भी थे, इतिहासकार भी थे, तीनों ही थे ये। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो आपके अमीर खुसरो को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन है? अमीर खुसरो हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अमीर खुसरो जी हैं। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व है भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार करना। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो हैं। सही कथन का चयन करना है। तो इसके आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन आपके सही। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। उसने जो है नौरसपुर नगर नाम की नगर भी बसाया था। उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक आरंभकर्ता अमीर खुसरो को माना जाता है। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो ये है आपके मिनहाज उस सिराज जी हैं। सभी को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं कि कौन सा। तो इसका आंसर है आपका डी। सबसे पहले आएगी आपकी 3 फर्स्ट पे किताबुल हिंद, उसके बाद आएगी आपकी पृथ्वीराज रासो, और फिर आएगा आपका 4 तबकात ए नासरी, और फिर लास्ट में आएगा फतवा ए जहांदारी। ये क्वेश्चन जो है PCS 2020 में ही पूछा है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फतवा ए जहांदारी की पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंदबरदाई हैं। किताबुल हिंद की रचना जो है अलबर्नी ने की है। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज की है। सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित है ये। किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासरी, फतवा ए जहांदारी, इस तरह इसके क्रम हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्ताने ने संरक्षण दिया था? तो फारसी भाषा को संरक्षण दिया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो ये कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था अपभ्रंश का। लोकप्रिय संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसेनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की जो रचना है वो है आपकी तारीख फिरोज शाही। हसन निजामी की जो रचना है ताजुल मासिर है आपकी। मिनहाज उस सिराज की जो रचना है वो तबकात ए नासरी है। याहिया बिन अहमद की रचना है आपकी तारीख मुबारक शाही। इस तरह से ये आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ताजुल मासिर की रचना किसने की है? हसन निजामी ने की है। खजाइन उल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने की है। तारीख मुबारक शाही की रचना जो है ये आपके करते हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहांदारी की जो रचना करते हैं वो जियाउद्दीन बर्नी करते हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? शम्स-ए सिराज अफीक और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ही तारीख फिरोज शाही लिखे हैं। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तारीख हिंद अलबर्नी की है। तारीख दिल्ली आपकी खुसरो की है। रहला इब्न बतूता की है। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज की है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। हकाइक हिंदी किसकी है?
अबुल वाहिद बिलग्रामी की है और तहजीबुल अखलाक जो है इब्न मिस्काविया की है। कुजुल तिजार जो है आपकी बैलक की है और जवामिल हिकायत जो है आपकी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की है। इस तरह से ऑप्शन ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर है 26। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने किया था? तो अमीर हसन सिजजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये आपका सितार है। सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाजों को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए हैं। सितार के जन्मदाता किसे माना? तो खुसरो को ही माना जाता है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत संगीत पर एक पुस्तक लेख के रूप में जाना जाता है? तो यह है राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। कौन सा सही एक युग में सुमेलित है? तो इसको हम देखते हैं आपका डायरेक्ट यहाँ से। तो ये है पुंडरीक विट्ठल की जो है रागमाला, ये सही सुमेलित है और कोई भी सुमेलित नहीं है। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने, रामचंद्रिका की रचना जो है द्वारका भट्ट ने और राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद ने की है। काशीनाथ शास्त्री अल्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की है। इस तरह से हम यहाँ देख लेते हैं। रागमाला की रचना पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ, राग विबोध की रचना सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना वेंकट रमन ने की है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक है। क्या लिखा है? तो फुतुहात-ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक अपनी एक आत्मकथा लिखा है फुतुहात-ए फिरोज शाही नाम से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दिल्ली सल्तनत और विविध के बारे में, इसको पढ़ते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और इसे कहाँ दफनाया गया है? तो लाहौर में दफनाया गया है। आगे देखते हैं। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था। तो उलेमा को क्या कहा जाता था? सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। तो राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो खेल प्रचलन किसने किया? तो तुर्कों ने किया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है, देखते हैं। फिरोज तुगलक से क्या संबंधित है? तो इसने क्या किया था? फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। बलबन जो है नौरोज का एक प्रथा थी, ईरानी प्रथा, उसको लागू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने क्या किया था? तो उसने दीवान ए रियासत की स्थापना की थी। और जहांगीर के काल में कौन आया था? तो सर थॉमस रो आया था। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवान ए रियासत के विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
एफएसटी ने नहरों का निर्माण कराया था। फारसी त्यौहार नवरोज को बलबन ने दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। अंग्रेज जो था सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये आपका नसरुद्दीन खुसरो शाह है। इसके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नासरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसमें दे रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है, देखना। यात्री और देश है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मार्को पोलो जो है इटली से आया था। अब्दुल रज्जाक जो है तुर्की से नहीं आया था। ये कहाँ से आया था? ये फारस से आया था। अब्दुल रज्जाक जो है फारस से आया था। नूनिज जो है एक पुर्तगाली था। इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। ये एम्बिटी के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो जो है वेनिस इटली का यात्री था, पांड्य राज्य में आया था। और इस तरह से ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। नूनिज जो है पुर्तगाली यात्री था। इस तरह से हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, यात्रियों के पधारने का अनुक्रम देखना है। तो इसका आंसर है आपका बी। सबसे पहले आएगा आपका अलवर्णी आएगा, फिर आएगा इब्न बतूता, उसके बाद जो है आता है ट्रेवेनियर, फिर आएगा मनुची जो शाहजहां के काल में ये सभी आते हैं। अलवर्णी जो है खीवा का निवासी था, ख्वारिज्म का। महमूद गजनवी के साथ भारत विजय में आया था। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत ही आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था जो अफ्रीका में है। वह सल्तनत काल में एम्बिटी के शासनकाल में आया। मोहम्मद बिन ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखी थी जो इसकी यात्रा वृत्तांत थी। टेवेनियर जो है 1638 से लेकर 1663 ईस्वी तक था। फ्रांसी यात्री टेवेनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मनुची जो है ये भी इतालवी यात्री था। ये भी जो है आपके शाहजहां के शासनकाल में आता है। दस्तारबंदान कौन कहलाते हैं? तो ये आपके उलेमा कहलाते हैं दस्तारबंदान। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी जाती है? तो ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी जाती है। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 से लेकर 33 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई। इसकी पुस्तक है लुबाब अल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत। जवामी उल हिकायत में इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया है, जिसे हम आज कंपास कहते हैं, उसी को दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है। निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया है। उनके राज के सही कालक्रमांक देखना है कि शेरशाह ने कब राज किया, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना का जो कार्यकाल था 1236 से लेकर 1240 था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1316। शेरशाह आपका 1540 से 1545। अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का काल रहता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, देखते हैं। चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था 1194 में लड़ा गया था। जयचंद और गौरी के बीच लड़ा गया था। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। इस तरह से ऑप्शन आपका ये देखते कौन होता है? ऑप्शन आपका डी हो रहा है। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह ने गुजरात पर विजय हासिल की और चांद बीबी का जो है आप चांद बीबी अवश्य संबंधित नहीं है। इस तरह से ऑप्शन आपका भी सही नहीं है। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की शासिका बनी। बाज बहादुर जो है मालवा में शासक बने थे। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवश्य नहीं अहमदनगर व बीजापुर से था।
जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया का सुल्ताना का संबंध दिल्ली से, बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। सही कालानुक्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर है आपका ए। यहाँ से देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया था किसने किया था? ऐबक ने किया था। 1206 में गद्दी पर बैठ जाता है ऐबक और 1210 तक शासन करता है। उसके बाद जो होता है इल्तुतमिश आता है उसका उत्तराधिकारी बनकर। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है की मृत्यु 1388 में होती है। पुर्तगालियों का भारत आगमन जो है 1498 ईस्वी में होता है, जो वास्को डी गामा सबसे पहले आता है कालीकट पर आपके। कृष्णदेवराय का शासनकाल आपका 1509 से लेकर 1529 ईस्वी रहता है। इस तरह से ऑप्शन आपका ए सही है। घटनाओं पर विचार करना है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया। अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो सही आंसर का चयन करना है। तो हम देखते हैं यहाँ से, इसका आंसर तो ए हो रहा है, बट यहाँ से देखेंगे जिससे आपको कार्यकाल कन्फर्म रहे। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो गई। कौन करता है? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ही करता है। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलुग खां या मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 51 होता है। अपनी राजधानी दिल्ली से ये दौलताबाद या देवगिरी ले जाता है। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं। कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में किया गया है? तो ये आपका इब्न बतूता था। इब्न बतूता के बारे में बताया जा रहा है ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर है 44। नीचे के युग्म के बारे में सही प्राचीन और मध्य के राजाओं के नाम हैं। दूसरी ओर विचरित आपका ग्रंथ है। देखते हैं कौन किससे सुमेलित है। तो कौन एक सही सुमेलित है इसी के बारे में बताना है। तो कृष्णदेवराय की सम्रांग सूत्रधार नहीं है। कृष्णदेवराय की है आमुक्त माल्यदा, जिसकी रचना उन्होंने तेलुगु भाषा में की है। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की है। तो ये आपका भी सही है। ये आपके पल्लव शासक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। भोजदेव जो हैं इनका संबंध इससे नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे, सिर्फ आपका ऑप्शन बी सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद की रचना की है। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की है। सम्रांगण सूत्रधार एवं सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की है। तो भोज ने जो है किसकी रचना की है? सम्रांगण सूत्रधार की, और सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका भोज का सम्रांगण सूत्रधार, सोमेश्वर का मानसोल्लास, ये दोनों ही याद रखिएगा। मत विलास प्रहसन भी याद रखिएगा जो महेंद्र वर्मन की है। इम्पॉर्टेंट थी ये चारों बुक। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो आपका खिलजी है। सबसे कम समय तक खिलजी शासन करता है, सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश शासन करता है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। तो ये आपका इल्तुतमिश है। बाकी सभी जो शासक हैं उनके समय में वो सेवा किया हुआ है। आइन उल मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा। उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो जौहर प्रथा की जो शुरुआत है वो राजपूतों के टाइम पे हुई थी।
राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन किया हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के कारण किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही प्रथा थी। जौहर। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो ये आपका महेंद्र हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था। वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार में सुशोभित करता था, मतलब वहाँ रहता था। उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था। उसने जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जो अनंतर पर एक जैन तीर्थ के नाम से जानी जाती हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं कौन सा युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका 1557 में हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 576 ईस्वी में। और तराइन का युद्ध जो हुआ था 1192 में। 1191 1192 दोनों होता था तराइन का युद्ध। प्रथम और द्वितीय के नाम से फेमस है। इस तरह से आपका आंसर सी सही है। प्लासी का युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच मतलब। नवाब की सेना का नेतृत्व जो है राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ ने किया था, जिनके विश्वासघात के कारण नवाब की हार। कलिंग का युद्ध देखते हैं। कलिंग का युद्ध अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 बंदी बनाए गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी रहा। तराइन का युद्ध जो है आपका 1100 द्वितीय युद्ध है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया था गोरी से, जिसमें गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हो गई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं। अकबर ने जो है आइन ए दहसाला पद्धति शुरू की थी। आइन ए दहसाला पद्धति किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का जो संबंध है वो अपने प्रतीक सांकेतिक मुद्रा चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक। और इल्तुतमिश जो है चहलगानी नामक एक अमीर 40 दलों का गठन किया था, चहलगानी अमीर। और शेर शाह ने जो है सड़क ए आजम बनवाया था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 21। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये आपके जूता। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही उपानह का उल्लेख किसके संदर्भ में मिलता है? जूता। आज भी हम लोग पनही या उपानह कहते हैं गाँव में, तो इसलिए बहुत अच्छे से पता होगा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। गेहूं की, चना की, जौ की, मक्का की। तो ये मक्का की खेती नहीं करता था 13वीं और 14वीं शताब्दी में। कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थी। उर्वर भूमि और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अच्छी होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास, चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। इब्न बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसलें काटते थे। धान, गेहूं, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते हैं? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो यह है आपका ग्राम मुखिया। भारतीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के जनवरी-मार्च 2004 के अंक में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन
एंशियंट इंडिया के शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया जो है ग्रामणी कहलाता था। उत्तर भारत में उसे ग्रामिका कहते थे, महाराष्ट्र में उसे ग्रामाकुत या पट्टिकल, या कर्नाटक में उसे गवुंद के नाम से, उत्तर प्रदेश में उसे महत्तक कहा जाता था। इस तरह से हमारा नया चैप्टर आ गया, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।